All our dreams can come true if we have courage to pursue them. Our greatest glory is not never falling, but rising every time we fall. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. In the previous video, we have discussed with the emergence and history of लोकपाल and लोकायुक्त एक्ट कि ये लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. And today we will analyze the Lokpal and Lokayukt Act in detail. We will discuss with the constitution, powers as well as jurisdiction of the Lokpal and Lokayukt Act. So firstly we will discuss what is Lokpal and Lokayukt. If we talk about the term Lokpal, that is a synonym term that is used for the ombudsman. एक ओम्बड्समैन सिस्टम जो स्वीडन के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था 1809 में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. ये टर्म उसी का सिनोनियम वर्ड है लोकपाल. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकपाल दो संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस पाला. लोक मीन्स लोग, पीपल. पाला मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल इज नोन एज लोकपाल. तो लोगों का जो प्रोटेक्टर है वही लोकपाल है. यदि हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, जैसा कि आपको पता है कि मैटर ऑफ डिबेट बन चुका आज के टाइम में. In India, political and bureaucratic corruption is a matter of debate, discussion, and study. And we have no satisfactory and credible system to prevent the defects, detect and investigate the cases of political and bureaucratic corruption. जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर ये जो पॉलिटिकल हैं, ये जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहीं ना कहीं करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए जा रहे थे. और यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो इनके ऊपर रोक लगा सके, जो इनको डिटेक्ट कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, इनके खिलाफ केस ला सके. और जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. और ये पाया गया कि यदि हमें इनके ऊपर रोक लगाना है तो हमें एक ऐसी एजेंसी को लाना होगा जो इनसे अलग रह के, इंडिपेंडेंट रहकर कार्य कर सके. मीन्स देयर मस्ट बी एन एजेंसी दैट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. And that must be able to look into the citizens' grievances. जो लोगों के grievances को ले सके. कौन से grievances की बात कर रहे हैं? To check the higher level politician and bureaucratic corruption. कि जो बड़े बड़े लेवल पर जो ब्यूरोक्रेटिक या पॉलिटिशियंस के द्वारा करप्शन किया जा रहा है, उनके खिलाफ यदि कोई सिटीजन के द्वारा मतलब कंप्लेन की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ डील करने के लिए एक बड़ी एजेंसी की ज़रूरत है जो अपना कार्य इंडिपेंडेंट रह के कर सके. तो इसी पर्पज से, जैसा कि आपको पता है कि लोकपाल का जन्म हुआ था. एंड दैट वाज द मेन पर्पज टू ब्रिंग द लोकपाल सिस्टम इन इंडिया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लोकपाल जो वर्ड है दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल. लोक मीन्स लोग और पाला मीन्स प्रोटेक्टर. तो लोगों को प्रोटेक्ट करने वाली जो संस्था है उसी को लोकपाल कहा जाता है. यदि हम बात करते हैं लोकपाल, ये इंस्टीट्यूशन है क्या? बिल्कुल ये बिल्कुल जो लोकपाल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के अंदर कार्य कर रहा है, दैट इज जस्ट लाइक एन ओम्बड्समैन सिस्टम दैट इज यूज्ड इन स्वीडन. जैसे कि आपको पता है स्वीडन के अंदर ओम्बड्समैन सिस्टम और इंडिया के अंदर लोकपाल, दोनों एक तरह बिल्कुल सिनोनियम है एक दूसरे के. इंडिया के अंदर जैसा कि आपको पता है कि लोकपाल इंस्टीट्यूशन कैसे एग्जिस्टेंस में आया था, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था. इसको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले देती जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लोकपाल सिस्टम को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको लाने के लिए सबसे पहले 1959 के अंदर जो CD देशमुख जी थे, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था. और इस टर्म को पहली बार LM सिंघवी जी के द्वारा 1963 में लोकसभा के अंदर जब डिबेट चल रही थी उसके अंदर इसे यूज किया गया था. और वहाँ पे जो डिबेट चल रही थी वो किस संबंध में थी? देयर वाज डिबेट ऑन द करप्ट एक्टिविटीज मेड बाय पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स. वहाँ पे ये जो डिबेट चर्चा जो चल रही थी लोकसभा में उस समय, वो इसी विषय पे चल रही थी कि ये जो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये करप्शन के अंदर इन्वॉल्व पाई जा रही है, तो इन्हें रोक कैसे लगाई जाए. इसी पर्पज़ के लिए LM सिंघवी जी ने पहली बार लोकपाल टर्म का यूज किया था 1963 में. इसके बाद आप जब देखेंगे तो 1966 में पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया और जिसको ये काम सौंपा गया
कि आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में पता लगाना है कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, जिससे कि बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स है या पॉलिटिशियंस है, इनके ऊपर रोक लगाई जा सके, ये करप्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हों। और इसी कार्य को करते हुए आपको पता है कि इसके जो हेड थे, जो चेयरमैन थे, वो मोरारजी देसाई जी थे। और उन्होंने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था, कमीशन था, इसने अपनी रिपोर्ट तो 1966 में ही सौंप दी थी और ये कहा था कि यहाँ पर केवल एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन चाहिएंगे। यदि हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल पर या यूनियन लेवल पर, तो वहाँ पे लोकपाल की नियुक्ति की जानी चाहिए, और यदि हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे, तो वहाँ पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन suggested that there must be 2 institutions, Lokpal at the central level and Lokayukt at the state level, in order to probe the high level corruption. और जैसे ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, वहाँ पे एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया गया। ए ड्राफ्ट बिल वॉज प्रिपेयर टू टेक स्पीडी एक्शन एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल, दोनों लेवल पर। यदि मैंने आपको क्या बताया कि सेंट्रल लेवल पर लोकपाल और स्टेट लेवल पर लोकायुक्त, दोनों के लिए एक ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर किया गया जिससे एक कानून बनाया जा सके। और ये जो ड्राफ्ट बिल इन्होंने बनाया था, ये तारीख थी 9 मई 1968। और उसके उसी समय ये लोकसभा के अंदर शांति भूषण जी का नाम आपने सुना होगा, शांति भूषण जी के द्वारा वहाँ पर ये लोकसभा के अंदर उसको भेज दिया गया। तो क्या बताएंगे आप? on 9 मई 1968 लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय द शांति भूषण जी। तो ये लोकसभा के अंदर शांति भूषण जी के द्वारा लोकपाल बिल लोकसभा के अंदर पेश किया गया। और जब ये लोकसभा में पेश किया गया, इसको लोकसभा के द्वारा पास भी हो गया ये, बट इट वाज लैप्स ड्यू टू द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। आपको पता होगा कि यदि एक सदन से पास हो जाए, बीच में यदि लोकसभा डिजोल्व हो जाती है तो बीच में अटक जाता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि लोकसभा से तो पास हो गया 1969 में, परंतु उसी समय लोकसभा डिजोल्व होगी, जिसकी वजह से यह कानून नहीं बन पाया। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो कई बार इसको लाने के प्रयास किए गए और कई बार इसको बिल को दोबारा पेश किया गया। वो सन थे 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 2001 एंड 2008। ये जितने भी सन मैंने आपको बताए, इनकी अंदर लोकपाल बिल को बार बार लाने का प्रयास किया गया है, परंतु एक सदन से पास होने के बाद वो हमेशा लोकसभा भंग होने की वजह से ये रह जाता है कानून बनने से। परंतु एक सन ऐसा था इनमें से 1985 वाला, जिसके अंदर लोकसभा भंग नहीं हुई थी, परंतु वहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद बिल को विड्रॉ कर लिया था, जिसकी वजह से बिल कानून नहीं बन पाया था। इसके बाद यदि आप लास्ट में देखेंगे तो ऑन 4 अगस्त 2011 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड लोकपाल बिल इन लोकसभा। ये लास्ट तारीख है जब ये बाद में लास्ट में पेश किया गया है। 4 अगस्त 2011 को गवर्नमेंट ने फिर दोबारा लोकपाल बिल 2011 में लोकसभा में पेश किया, और लोकसभा में भेजने के बाद ये जो बिल है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, और ये कहा गया कि आप इसको एग्जामिन कीजिए और इसके ऊपर रिपोर्ट दीजिए। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसको एग्जामिन भी किया और रिपोर्ट भी दी, और उसके अंदर कई सजेशन उनके द्वारा दिए गए। और बाद में जब देखा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये जो इसके अंदर इतने सारे सजेशंस हैं और इतने सारे मतलब प्रॉब्लम है, जिसके कारण इसको पास नहीं करवाया जा सकता। उन्होंने क्या करा, इस बिल को विड्रॉ कर लिया, और बिल्कुल फिर उसी समय इन्होंने एक नया बिल बनाया, और उसको रिकमेंडेशन जो उन्होंने दी थी, जो भी उसके अंदर चेंजिंग की, वो अमेंडमेंट करके नया बिल लोकसभा में ला दिया गया। वो तारीख थी 12 दिसंबर 2011। तो उसके बाद 12 दिसंबर 2011 को दोबारा लोकसभा में ये जो अमेंडेड बिल था वो पेश किया गया, और 27 दिसंबर 2011 ये बिल लोकसभा में पास हो गया, अमेंडेड बिल जो था। और उसके बाद यही बिल फिर राज्यसभा में भेजा गया। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कानून तब बनता है जब आप दोनों सदनों से मेजोरिटी से पास हो जाएगा। तो पहले सदन से तो ये पास हो गया, उसके बाद ये दूसरे सदन में भेजा गया। वो तारीख थी 21 मई 2012 की। तो 27 दिसंबर 2011 को लोकसभा से पास हुआ, 21 मई 2012 को राज्यसभा में भेजा गया, परंतु राज्यसभा ने उसके ऊपर मोशन ला दिया और ये कह दिया कि इस बिल को आगे आपको सेलेक्ट कमेटी को भेजना होगा, जिसकी वजह से ये बिल फिर सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया, और सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी, और उसके बाद सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसके अंदर कई सारे अमेंडमेंट भी किए गए। और उसके बाद अमेंडेड बिल 17 दिसंबर फाइनली, ये आप फाइनली कहेंगे इसे,
फाइनली ऑन 17 दिसंबर 2013 द बिल वाज पास्ड बाय राज्यसभा। लास्ट में ये 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पास हुआ, और जैसे ही राज्यसभा में पास हुआ इसी अमेंडेड बिल को अगले ही दिन लोकसभा को भेजा गया। वो तारीख थी 18 दिसंबर 2013 को फिर ये लोकसभा को भेजा गया, और यही अमेंडेड बिल लोकसभा के द्वारा भी पास हो गया। और जैसे ही दोनों सदनों से पास हुआ 1 जनवरी 2014 को इस बिल पर प्रेसिडेंट के साइन हो गए, और जिसके बाद यह एक कानून में बदल गया। तो क्या कहेंगे, आफ्टर मेकिंग द सजेस्टिंग अमेंडमेंट बिल ऑन 17 दिसंबर 2013 बिल वाज पास्ड बाय राज्यसभा, and on the next day on 18 December 2013 amended bill was passed by Lok Sabha also, and on 1st January this bill was signed by the president and became a statute बन गया, कानून बन गया in the name of लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो ये अब कानून बन चुका है। अब ये कानून आपका पास हो चुका है, और इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कैसे होता है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस बिल का पूरा नाम क्या है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। यदि हम बात करते हैं लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की, तो ये जो एक्ट है ये एक प्रावधान बनाता है कि यहाँ पर जो पूरा सेंटर है या पूरा देश है उसके लेवल पर एक लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, और हर स्टेट अपने स्टेट के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा, और उनको ये पावर होगी, चाहे वो लोकपाल हो या लोकायुक्त हो, उन सबको दोनों को ये पावर होगी कि वो किसी भी कोई भी चार्जेस जो करप्शन के लाए जाते किसी भी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, ऐसी स्थिति में वो इनकी जांच कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि सबको न्याय मिलना चाहिए। तो यदि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर सबको न्याय मिले तो एक ऐसी अथॉरिटी का होना जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी बनाया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन जो हुई थी उसके अंदर भी इंडिया सिग्नेटरी था, और ये जो करप्शन पे जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुई थी उसको भी अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के पर्पज से इंडिया ने ये इस बिल को पास करवाया था। हाँ जी, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये जो लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल जो मैंने आपको बताया है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। यदि हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे जब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस जितने भी लोकपाल के मेंबर होते हैं, मैं आपको यहाँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने पीपीटी जो बनाई थी उसके अंदर वो आके नहीं दिया है, यहाँ पे जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकपाल की, इसके अंदर टोटल मिला के 9 मेंबर होते हैं। टोटल मैंने आपको क्या बताया, 9 मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे जो 9 मेंबर होते हैं जिनमें से एक होता है चेयरपर्सन एंड 8 अदर मेंबर्स। एक तो होगा चेयरपर्सन, उसके अलावा 8 अदर मेंबर होंगे। और जो यहाँ पे जो चेयरपर्सन होगा, वो चेयरपर्सन कौन कौन हो सकता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चेयरपर्सन कैन बी ए पर्सन हु इज और हैज बीन CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चेयरपर्सन एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या रह चुका है। इसके अलावा सेकंड क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है, और ही इज और हैज बीन सुप्रीम कोर्ट जज। यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये रह चुका है, उसे भी चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। एंड द लास्ट क्वालिफिकेशन इज एन एमिनेंट पर्सन हु फुलफिल्स एलिजिबिलिटी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 क्लोज 3 ऑफ द एक्ट। एक ऐसा एमिनेंट पर्सन, एक ऐसी एमिनेंट पर्सनैलिटी जो सेक्शन 3 क्लोज 3, इस एक्ट के सेक्शन 3 क्लोज 3 के अंदर दी गई योग्यता को पूर्ण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या बताया मैंने आपको, लोकपाल का यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसके टोटल मिला के 9 मेंबर होंगे, जिनमें से एक तो चेयरपर्सन होगा और 8 अदर मेंबर होंगे। जो चेयरपर्सन होगा उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, कौन किसको अपॉइंट किया जाएगा, या तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या रह चुका हो। फर्स्ट, सेकंड मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का जज है या वो रह चुका है। थर्ड, एन एमिनेंट पर्सन हु फुलफिल्स एलिजिबिलिटी एज मेंशन्ड इन सेक्शन 3 क्लोज 3 ऑफ द एक्ट। एक ऐसा एमिनेंट पर्सन जो सेक्शन 3 क्लोज 3 के अंदर दी गई योग्यताओं को पूर्ण करता हो, ऐसे व्यक्ति को चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर चेयरपर्सन।
नाउ कम टू 8 अदर मेंबर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल कितने मेंबर बताए मैंने, एक चेयरपर्सन और 8 अदर मेंबर्स। यदि हम बात करते हैं 8 अदर मेंबर्स की, तो 8 अदर मेंबर्स के अंदर 4 मेंबर ऐसे होंगे जो जुडिशियल वाले होंगे और 4 मेंबर ऐसे होंगे जो नॉन जुडिशियल वाले होंगे। क्या याद रखना आपने, 4 members should be from judicial एंड 4 members विल बी नॉन जुडिशियल। यदि हम बात करते हैं जुडिशियल वाले मेंबर्स की, 4 जो जुडिशियल मेंबर होंगे उनमें से किसको अपॉइंट किया जाएगा, 4 जुडिशियल मेंबर विल बी द पर्सन्स, कौन से होंगे, हु इज और हैज बीन, जो या तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या वो रह चुके हों, तो ऐसे व्यक्ति को जुडिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंटमेंट किया जाएगा। या फिर हु इज और हैज बीन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। आपको पता है कि इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट टोटल मिला के 25 हाई कोर्ट्स हैं, तो जितनी भी हाई कोर्ट है उनके अंदर एक चीफ जस्टिस भी होता है। तो उन चीफ जो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके अंदर ये कोई जो चीफ जस्टिस है एट प्रेजेंट या फिर वो रह चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को जुडिशियल मेंबर के रूप में, लोकपाल के जुडिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो आपको क्या बताई गई है कि 8 अदर मेंबर्स के अंदर 4 जुडिशियल मेंबर और 4 नॉन जुडिशियल मेंबर। जुडिशियल मेंबर के अंदर किसको अपॉइंट किया जाएगा, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज है या वो रह चुका है, या मैंने आपको क्या बताया, या वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है या वो रह चुका हो, ऐसे व्यक्ति को जुडिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बताई उनकी योग्यता, जो 4 जुडिशियल मेंबर होंगे। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, 4 अदर जुडिशियल मेंबर ना होंगे, नॉन जुडिशियल मेंबर्स होंगे। तो वो 4 जो नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे वो उनमें से किसको अपॉइंट किया जाएगा, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स विल बी द पर्सन। उनमें वो कौन कौन व्यक्ति होंगे, हु इज और हैविंग परफेक्ट ऑनेस्टी, एक ऐसा व्यक्ति जो परफेक्टली ऑनेस्ट हो, आउटस्टैंडिंग हो, जिसके अंदर एबिलिटी हो, एंड हैविंग स्पेशल नॉलेज, जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज हो, एंड हैविंग एक्सपीरियंस हो, मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस, कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हो। किस फील्ड में, उसके अंदर 5 फील्ड बताए गए हैं। कौन कौन से 5 फील्ड है, एंटी करप्शन पॉलिसी के अंदर उसको नॉलेज हो, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नॉलेज हो, विजिलेंस, फाइनेंस के अंदर क्या बताएंगे, बैंकिंग और इंश्योरेंस वाला, या फिर लॉ एंड मैनेजमेंट। ये 5 फील्ड ऐसे जिनके अंदर यदि वो कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस रखे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको नॉन जुडिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तो क्या बताया मैंने आपको, 4 नॉन जुडिशियल मेंबर्स कौन होंगे, ऐसे व्यक्ति जिनके पास परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, एबिलिटी है, या फिर वो कहेंगे कि भाई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम स्पेशल, उसके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 25 साल का। किस फील्ड में, कौन कौन से 5 फील्ड बताए हैं, एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, फाइनेंस के अंदर मैंने आपको बताया बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंड द लास्ट इज लॉ एंड मैनेजमेंट। तो ऐसे व्यक्ति को आप नॉन जुडिशियल मेंबर के रूप में अपॉइंट कर पाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी दे रखे हैं, कि जिसके अंदर आप मतलब ये कहेंगे कि जब इन मेंबर्स को आप अपॉइंट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है। पहले इन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकपाल के लिए किन किन बातों को ध्यान रखना है, कि प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 50% मेंबर्स ऑफ द लोकपाल शैल बी अमोंगस्ट द पर्सन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड वोमेन। क्या मतलब कि जितने भी मेंबर आप लोकपाल के नियुक्त कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल में के 9 मेंबर हैं, एक चेयरपर्सन और 8 अदर मेंबर्स, तो इनमें से 50 कम से कम 50% मेंबर ऐसे होंगे जो कम से कम शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड वोमेन होने चाहिए। भले इनकी संख्या कम से कम 50% होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। ये पहली इन्होंने वो योग्यता बताई है। सेकंड इन्होंने क्या कहा कि ऐसा व्यक्ति जो या तो पार्लियामेंट का मेंबर हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो, या फिर यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर का मेंबर हो, या फिर वो पंचायत का मेंबर हो, या फिर म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर हो, ऐसे व्यक्ति को लोकपाल के मेंबर के रूप में अपॉइंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या बताइए इन्होंने, ही शैल नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, उसने कोई ऐसा ऑफेंस ना किया हो, उसने कोई ऑफेंस ना किया हो, किसी अपराध का दोषी ना हो जिसके अंदर मोरल टर्पिट्यूड का अपराध भी शामिल है। इसके अलावा कम से कम उसकी उम्र 45 साल से अधिक हो, मतलब क्या ना कम से कम 45 साल तो होनी जरूरी है। जैसे आपको प्रेसिडेंट के लिए पता है कम से कम 35 साल की उम्र बताई जाती है, उसी तरह से लोकपाल का मेंबर होने के लिए कम से कम 45 साल की उम्र होनी जरूरी है, और बाकी ज़्यादा की कोई लिमिट इन्होंने नहीं बताई है।
एंड नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, ये मैंने आपको बता दिया, पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर भी ना हो। इसके अलावा वो ऐसा व्यक्ति जिसको यदि वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यदि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के रूप में रहा है और यदि उसको उस पोस्ट से डिसमिस या रिमूव ना किया गया हो। भाई आपको पता है कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट मतलब जो है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में रहते हैं, तो यदि उसको रिमूव करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आधार रहता है। तो ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में रहा है तो ऐसे स्थिति में उसको डिसमिस या रिमूव ना किया गया उस पोस्ट से, तभी वो एलिजिबल होगा टू बी ए मेंबर ऑफ लोकपाल। एंड द लास्ट वन इज ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को ग्रहण किया होना पर किसी लाभ के पद पे ना हो, तभी उसको लोकपाल का मेंबर नियुक्त किया जाएगा। तो दीज आर द सर्टेन क्वालिफिकेशंस टू बी ए मेंबर ऑफ लोकपाल। ये सारी क्वालिफिकेशंस आपको याद रखनी है। हाँ दी नेक्स्ट वन इज, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका ना पीछे आ गया है तो चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि जो सिलेक्ट कमेटी होगी सेल्फ रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। जो सिलेक्ट कमेटी होगी वो एक अपना प्रोसीजर बनाएगी जिससे कि उसके जो मेंबर है, चेयरपर्सन हो या फिर लोकपाल के मेंबर हो, उनका जो चयन है वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट होने से उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, सिलेक्ट कमेटी एक ऐसा प्रोसीजर बनाएगी, रेगुलेट करेगी, दैट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट दैट इन सिलेक्टिंग द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द लोकपाल। और यदि हम बात करते हैं उनके टेन्योर की, चेयरपर्सन या अदर मेंबर्स के टेन्योर की, तो उनका जो कार्यकाल होगा वो कम से कम 5 साल का, वो 5 साल का रहेगा या फिर 17 साल की एज तक, उनकी 70 साल होने की आयु तक। तो क्या बताया, कम मतलब उनका जो चेयरपर्सन या जो अदर मेंबर्स का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है या फिर 70 साल की उम्र तक का। तो ये उन्होंने क्वालिफिकेशन बताई है। चलो ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने आपको पूरा बताया था कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इंक्वायरी विंग है, प्रोसिक्यूशन विंग। अब जैसे कि आपको पता है कि लोकपाल है लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों जा रही है कि जितने भी करप्शन एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाएगी, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के द्वारा या ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा, उनके अंदर जांच करने के पर्पस से और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाने के पर्पस से। तो नेचुरली कि उनके लिए हमें इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो आप अगला पॉइंट क्या पढ़ेंगे, इंक्वायरी विंग एंड प्रोसिक्यूशन विंग ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। कि लोकपाल और लोकायुक्त के अंदर इंक्वायरी विंग और प्रोसिक्यूशन विंग का भी प्रावधान है। ये कहा जाता है कि यदि कोई भी करप्शन चार्जेस किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट लाए जाते हैं तो उसकी जो इंक्वायरी है उसको कंडक्ट करने के लिए एक इंक्वायरी विंग की स्थापना की जाएगी। तो फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी इनटू द करप्शन चार्जेस द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप एन इंक्वायरी विंग ऑफ लोकपाल। उसके लिए एक इंक्वायरी विंग होगा और जैसे इंक्वायरी होती है और उसके बाद यदि वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाना पड़ेगा। तो प्रोसिक्यूशन चलाने के पर्पज से प्रोसिक्यूशन विंग की भी स्थापना की जाएगी। तो द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोसिक्यूशन विंग। और प्रोसिक्यूशन विंग का हेड कौन होगा ये भी बताया गया है। तो हेड ऑफ द प्रोसिक्यूशन विंग विल बी द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। वो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। इसके बाद आप क्या कहेंगे कि फॉर दिस पर्पज द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन आफ्टर ऑब्टेनिंग द डायरेक्शन फ्रॉम द लोकपाल। क्या मतलब कि मान के चलो किसी भी पॉलिटिशियन या पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट करप्शन चार्जेज आते हैं तो उसकी जांच की जाती है इंक्वायरी विंग के द्वारा और वो इंक्वायरी विंग के अंदर दोषी पाया जाता है तो वहाँ पर जो लोकपाल होगा वो आगे डायरेक्शन देगा किसको, डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन को। और डायरेक्टर ऑफ द प्रोसिक्यूशन जो है वो उसकी प्रोसिक्यूशन विंग के अंदर उसकी जांच मतलब प्रोसिक्यूशन चलवाएगा उसके ऊपर, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सौंपेगा उसको और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो स्पेशल कोर्ट के सामने बिफोर द स्पेशल कोर्ट उसके सामने पेश की जाएगी और वो स्पेशल कोर्ट उसके ऊपर कहेगी कि आप इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाइए। इट शैल टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन चलाने के पर्पज से जो भी स्टेप लिए जाने चाहिए उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट वो लिए जाएंगे। और ये आपको पता है कि यहाँ पे कौन से चार्जेस लिए जाएंगे करप्शन वाले, दैट कम्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ऐसे ऑफेंसेस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर आते हैं उन सभी चार्जेस के लिए यहाँ पर लोकपाल जांच कर सकता है और उनमें दोषी पाए जाने के बाद उसको उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी चलाया जा सकता है।
And for this, the case filed before the Special Court of Director of Investigation shall be deemed to be report filed on complaint of investigation. जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन 173 आपने सीआरपीसी पढ़ा होगा, उसके अंदर जैसा कि कहा गया है उसी हिसाब से जो स्पेशल कोर्ट के अंदर जो भी केस आएगा डायरेक्टर, तो क्या बताया इन्होंने, द केस फाइल बिफोर द स्पेशल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो स्पेशल कोर्ट के अंदर जो भी केस आएगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के उसमें, वहाँ पर वो एक रिपोर्ट समझा जाएगा। जैसे कि एक कंप्लेंट, मतलब जो कंप्लेंट के उसमें रिपोर्ट फाइल की गई है, हाँ जी ये व्यक्ति दोषी है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो उसकी एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वो रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा। और इसके लिए सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी मतलब वहाँ यहाँ पे भी काम करेगा। हाँ जी, नाउ कम टू ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकपाल। अब यदि हम बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकपाल, ये लोकपाल एक्ट किस किस पे अप्लाई होगा, किस किस की जांच की जा सकती है इसके अंदर, इसके बारे में बात करेगा सेक्शन 14 क्लोज 1 ऑफ द लोकपाल एक्ट। सेक्शन 14 क्लोज 1 ऑफ द लोकपाल एक्ट states that subject to the other provisions of this act, Lokpal shall inquire or cause to be inquiry to be made into the matters involving or connected with any allegation of the corruption in respect of the following। क्या मतलब, सेक्शन 14 क्लोज 1 जो इस एक्ट के बारे में, इस एक्ट का, लोकपाल एक्ट का है, वो ये कहता है कि यदि कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे बताए गए हैं उनके संबंध में लोकपाल जांच भी कर सकता है और इंक्वायरी भी कर सकता है। मतलब वहाँ पे इंक्वायरी की जा सकती है किसी भी ऐसे मैटर के संबंध में जो करप्शन से संबंधित है, जो करप्शन के उसमें आते हैं। तो वो कौन कौन से व्यक्ति होंगे जिनके ऊपर जांच की जा सकेगी। नंबर 1, जैसे कि मैंने आपको बता रखा, प्राइम मिनिस्टर्स जितने भी मिनिस्टर होते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं जितने भी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर भी होंगे इसके अंदर शामिल। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सबकी जांच की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया सेंट्रल लेवल पे यह है तो वो लोकपाल जांच करेगा, और यदि वो स्टेट लेवल पे तो लोकायुक्त जांच करेगा। तो यहाँ पे हम बात करें क्योंकि लोकपाल की, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लेवल वाले मिनिस्टर्स की बात करनी है आपने यहाँ पे। तो प्राइम मिनिस्टर हो गया आपके लोकपाल के, इसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, या ग्रुप A, B और C, D जो वाले जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उन सब की जाँच सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी ऑफिसर हैं उन सब की जाँच इसके अंडर की जा सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर के संबंध में यदि करप्शन की चार्जेस की जो जांच है वो तभी की जाएगी यदि उससे कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन, कोई मतलब वो उससे संबंधित ना हो, पब्लिक सिक्योरिटी से संबंधित ना हो, न्यूक्लियर पावर से संबंधित ना हो, या फिर स्पेस से संबंधित ना हो। मतलब इन मैटर्स के अंदर उसका संबंध नहीं होना चाहिए उस चार्जेस का, तभी उसकी जांच की जा सकती है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ये इस लोकपाल एक्ट के अंदर ये भी एक प्रोविज़न बनाया गया है, ये भी प्रावधान डाला गया है कि जितने भी पब्लिक सर्वेंट होंगे वो अपने ऑफिस को ग्रहण करने से पहले अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा वहाँ पे देंगे। मतलब उनकी कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटी है उसकी पूरी मतलब उनकी जानकारी उन्हें देनी होगी। इसके अलावा और यहाँ पे जो लोकपाल है ये CBI के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी मतलब उसको डायरेक्शन दे सकता है, और ये कह सकते हैं कि इसकी जांच CBI के द्वारा करवाई जाए। एंड इसकी जो पावर होगी वो बिल्कुल सेम ऐसी ही होगी जैसे कि एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो इनको हटाने का भी प्रावधान है। ये नहीं कि लोकपाल के मेंबर आपने नियुक्त कर दिए और चेयरमैन नियुक्त कर दिया तो एक बार हो गया, इसको हटाने का भी प्रावधान है। ये कहा गया कि यदि इनमें से किसी भी मेंबर को हटाना हम चाहते हैं, भी हमें लगता है कि वो कोई गलत है, वो गलत व्यक्ति अपॉइंट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम 100 मेंबर्स फॉर दिस पर्पज 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, 100 मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट के, और वो 100 मेंबर मिलके एक साइन करके वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे पेटिशन के रूप में। तो क्या बताया, फॉर दिस पर्पज 100 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट ए पेटिशन बाय देयर सिग्नेचर टू द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्स टू द सुप्रीम कोर्ट। यदि जैसे ही प्रेसिडेंट के पास ये जानकारी आएगी कि ऐसे ऐसे वो हटाने चाहते हैं तो ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, और जांच करने के बाद उसके रीजन लिखेगा कि इसको हटाने का क्या पर्पज है, भी क्यों हटाया जा रहा है उसे, और उसके आधार पर रीजन लिखने के बाद उसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे मतलब उसको हटाने का भी प्रावधान रखा गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा,
और बाकी यदि फिर भी आपको कोई एनी डाउट, मतलब यदि कोई भी आपको डाउट है, यू मस्ट पुट डाउन द in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.